जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। जो भाई तो पहली दफ़ा आए हैं ट्रेनिंग में, उनके लिए मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले इरफान अहमद मेरा नाम है। 2016 से मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, ड्राइविंग की भी और कोड की भी। तो ये जो हम कोड पढ़ रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आप लोग जो कोड का इम्तिहान है वो अच्छे तरीके से पास कर लें, और ना सिर्फ कोड का इम्तिहान अच्छे तरीके से पास कर लें, बल्कि आपने जब ड्राइविंग का इम्तिहान देना है उसमें भी आपको सारी मालूमात हो, और जब आप इम्तिहान पास कर लें तो उसके बाद भी आप अ, अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर सकें। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा थीम जो है वो है नोशन दिव्या। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर 10 थीम जो है उनकी लिस्ट बनाई गई है। थीम यानी हमारे टॉपिक्स। जो आपका कोदुला होता है वो 10 थीम में शामिल है। हर दफा हम एक थीम पकड़ते हैं और उस पर काम करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ये थीम पहले पढ़ा हो जो आज हम करने वाले हैं, तो और हो सकता है कि आपने अभी ये ना किया हो। अब ये है कि इसमें आज हम जो करेंगे थीम, उसका नाम है नोशन दिवेर। और उसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो है ले डॉक्यूमेंट ए इक्विपमेंट, यानी गाड़ी में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या क्या आलात जो है उनको इस्तेमाल कैसे करना। परमी बी से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप परमी बी पास कर रहे हैं, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसमें आपको इजाज़त मिल गई है कि आप कई किस्म की गाड़ियां जो हैं उसे चला सकें। तो इसलिए आपको, आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये ज़हन में रखें कि मैं कौन सी गाड़ी चला सकता हूँ, कौन सी नई गाड़ी चला सकता। मिसाल के तौर पर अगर आपने ऐसी गाड़ी चलाई जिसकी आपको इजाज़त नहीं है, तो वो इसी तरह से है जिस तरीके से आपके पास परमी नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप पकड़े गए तो फिर आपको जुर्माना और आपके परमी पर से पॉइंट काटे जा सकते हैं। अब क्या है कि ये तो हो गया कानूनी पहलू। दूसरा चीज ये है कि अब आप वो गाड़ी चला रहे हैं ये सोच के मेरे पास तो परमी है लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास कोई मसला नहीं। तो आपका एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस वाले फिर पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ही है जैसे आप बगैर परमी के गाड़ी चला रहे थे। अब गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उसकी हम तफसील देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात पक्की है कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कार आप चला सकते हैं। ये राइट साइड पर कैमियो आपको नजर आ रहा है जिसमें मुसाफिर बैठते हैं, ये चला सकते हैं। एक और कैमियो नजर आ रहा है, कैंपिंग कार नजर आ रही है, और छोटी क्वाड मोटरसाइकिल जो है ये आप चला सकते हैं इसमें। जब आपको ये पता चल गया कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, तो अब हम देख लेते हैं कि इसके अलावा क्या आप चला सकते हैं। ये देखिए आप, एक कार है जिसके पीछे एक गमोक लगा हुआ है। गमोक ये आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं जब गाड़ी में जगह ना हो, तो वो गमोक में सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब देखें, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ वजन लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ वजनों का हिसाब क्या होता है। ये जो आपकी परमी बी है, इस पर आपको वो वाली गाड़ी चलाने की इजाजत है जिसका टोटल वजन 3500 ग्राम से ऊपर ना हो, वजन लदा हुआ। ठीक है। अब परमी बी इस
वजन के अलावा आपको ये इजाजत देती है कि आप वो वाला कैमरा चला सकें जो हमने पिछली स्क्रीन में देखा था, कि जिसमें 8 मुसाफिर मैक्सिमम बैठे हुए हों। ठीक है, जो कैमियो होता है ना, जिसके शीशे आपने देखे थे लगे हुए, ये देखें, ये राइट साइड पर जो है कैमियो जिसमें शीशे लगे हुए हैं, तो ये आमतौर पर पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। तो ये आपका वजन जो है ना, ये 8 पैसेंजर आप लेके जा सकते हैं। अब ये जो पीछे हमोक लगा हुआ है, अगर तो गाड़ी का वजन और हमोक का दोनों का मिला के 3,500 किलोग्राम है, तो और इससे थोड़ा सा बढ़ जाए, कितना हो जाए, 4,250 किलोग्राम तक हो जाए, तो आपकी परमी भी काम आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक 7 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी फिर भी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पीछे लगा हुआ मॉक वो कैसे चलाना। ये 1 मिनट, माजरत, बीच में फोन आ गया था। जी, तो ये आपको ये परमी भी काफी होगी, 4,250 तक। फिर ये है कि 7 घंटे की आपने ट्रेनिंग कर ली। अब जो ही आपने जो वजन लादा होगा गाड़ी पर, वो 4,250 किलो से ऊपर हो गया, तो अब आपको एक और परमी पास करनी पड़ेगी। इसका नाम है BE। ठीक है, उसे बे कहते हैं इंग्लिश फ्रेंच में। और आपने अगर जो कोड पास किया हुआ है पहले, वो 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया उसमें, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको कोड को दोबारा पास करना, ये होगा। अब अ, आपने ये जो पीछे होमवर्क लगाया हुआ है, अगर इसका वजन 750 किलो से ऊपर हो गया और टोटल जो है वो 4,250 किलो से ऊपर हो गया, तो वो ऐसे ही है कि आप बगैर परमी के गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपने परमी BE नहीं पास की, तो आपके 3 पॉइंट इसमें काटे जा सकते हैं। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपके पॉइंट ना काटे जाएं, आप ये परमी पास कर लें। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो ड्राइवर होते हैं, उसमें ये होता है कि जब आपने गाड़ी खरीद ली, तो आपने जब गाड़ी खरीदी है, तो उसका कोई मालिक भी होना चाहिए। तो ये जो मालिक होता है, अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो है गाड़ी आपने खरीद ली, तो आपने इसको अपने नाम पर करवा लिया। ठीक है, आपने जब इसको अपने नाम पर करवा लिया इस गाड़ी को, तो इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये है सर्टिफिकेट, इसे कहते हैं सर्टिफिका d'immatriculation। ठीक है जी, ये सर्टिफिका d'immatriculation, इसे दूसरे लफ्जों में carte grise भी कहते हैं। carte grise क्या होता है, इस पर गाड़ी का नंबर लिखा होता है, ये गाड़ी कौन सी है। अब गाड़ी के नंबर का मतलब ये है कि जब गाड़ी एक दफा आपने खरीद ली, इसको एक नंबर लॉट हो गया जब गाड़ी नई थी। आपने जब गाड़ी बेच भी देनी है, तो फिर भी इसका ये जो नंबर है ये चेंज नहीं होता। ये सबसे ऊपर ए खाने में लेफ्ट साइड पर लिखा होता है,
ये याद रखें कि ये सवाल आता होता है कोडों में ना, कि क्या गाड़ी का नंबर चेंज होता है अगर आप इसको बेच दें। फिर इसके बाद डेट इस पर लिखी होती है कि कब इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई है। जो इस गाड़ी का मालिक है उसका नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, और गाड़ी का चेसी नंबर खास तौर पर लिखा होता है, और दूसरी डिटेल्स भी होती हैं जैसे कि ये गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है, वगैरह वगैरह। तो ये आपने डिटेल्स जो है ना इसकी, ये याद रखनी है। जब आपने गाड़ी खरीद ली तो फिर आपने इंश्योरेंस भी करवानी है, ठीक है जी। इंश्योरेंस में आपको कई चीजें होती हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो इंश्योरेंस है इसमें क्या मसले होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रख लें कि इंश्योरेंस जो है वो लाजमी है। इसके बगैर अगर आपने गाड़ी चलाई तो सीधा सीधा आपको जुर्माना होगा, 3,000 यूरो। वो आपका जुर्माना सीधा सीधा डल जाएगा। फिर ये है कि इंश्योरेंस जब आपने करवाने जाना है तो इंश्योरेंस की कई किस्में होती हैं, ये भी सवाल आते हैं वहां पे। अब कौन कौन सी उसमें किस्में होती हैं? इसमें किस्में होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल, दूसरी ये होती है वो लाजमी नहीं होती, उसको कहते हैं टू रिस्क। अब दोनों में फर्क क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल और टू रिस्क में? सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल, इसको ओचियर भी कहते हैं, यानी आपने दूसरों की इंश्योरेंस करवानी है। क्या मतलब? आपकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो आपने दूसरों का नुकसान जब किया तो आपने दूसरों की गाड़ी को, या जो बंदा जख्मी किया उसकी अब पेमेंट करनी है। आपके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक एक्सीडेंट किया, उसमें 5 गाड़ियां 10 गाड़ियां लग गई आपकी वजह से, गलती आपकी थी। अब वो महंगी वाली गाड़ियां मसलन 30-30 हजार 50-50 हजार की गाड़ियां, वो 5 गाड़ियां लगी, आप कहाँ से निकालेंगे 2.5 लाख यूरो? उसमें 10 बंदे जख्मी हो गए, अब उनके बंदों का इलाज जो है वो भी 8-10 लाख यूरो लग गया, या कोई बंदा मर गया, तो आप तो नहीं दे सकते इंश्योरेंस इतने पैसे। तो इसीलिए इंश्योरेंस ये करवाते हैं कि ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपकी जगह पर ये नुकसान भर दे। तो ये जो ओचिया होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल होती है, ये दूसरों का जो नुकसान होता है वो इंश्योरेंस वाले भर देते हैं, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है ना उसको वो नहीं भरेंगे। मसलन आपकी गाड़ी तबाह हो गई है ना, वो आपकी गाड़ी रिपेयर नहीं करवाएंगे और कहेंगे अपनी गाड़ी आप खुद ही आप रिपेयर करवाएं। अब आमतौर पर ये उन गाड़ियों के लिए सही होता है जो गाड़ियां पुरानी होती हैं। अब आपकी गाड़ी तबाह हो गई, 2,000 की गाड़ी थी, 3,000 की गाड़ी थी, क्या आपको परवाह है? कोई मसला नहीं। फिर ये है कि फिर ये है कि जो दूसरी होती है इंश्योरेंस टू रिस्क, यानी वो हर किस्म का जो है ना वो नुकसान भरती है। मिसाल के तौर पर उसमें आपकी गाड़ी को आग लग गई, या आपने जाके गाड़ी जो है खुद ही मार दी, किसी खंबे में मार दी मिसाल के तौर पर, तो कोई मसला नहीं है, वो पेमेंट करेंगे। वो आपकी गाड़ी की भी पेमेंट करेंगे, या आपने 10 गाड़ियों में गाड़ी मार दी, इंश्योरेंस वाले फिर भी पेमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो ये इन इंश्योरेंस में फर्क होता है। फिर एक इंश्योरेंस होती है जिसे कहते हैं assurance du conducteur, यानी जो ड्राइवर होता है ना वो उसकी भी एक इंश्योरेंस होती है। मसलन आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के तो उसने पेमेंट कर दी, लेकिन जो आपको जख्म लगे हैं, अब क्या होगा? मिसाल के तौर पर एक बंदा वो जख्मी हुआ और साथ साथ वो हैंडीकैप भी हो गया सारी जिंदगी के लिए। अब वो काम पे जा रहा था, वो काम अब नहीं कर सकता सारी जिंदगी, बाजू खराब हो गई, टांग टूट गई, क्या हो गया? अब क्या होगा? अब ये होगा कि इंश्योरेंस वाले इसकी भी पेमेंट करें। ठीक है ना? तो ये है, आपने ना इस चीज को ध्यान में रखना कि
एक मिनट, मैं इनकी माइक्रोफोन बंद कर दूं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इंश्योरेंस की कई किस्में होती हैं, और ये सारी जो है ना, वो आपको ध्यान में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं गाड़ी में जो इक्विपमेंट्स लाजमी हैं। ये तो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्स पे करते रहेंगे बात और भी, लेकिन दो चीजें वो आपने लाजमी रखनी है गाड़ी में। वो क्या है? एक तो जीले दो सिक्योरिटी, ये जिस तरह एक औरत ने पहना हुआ है, जीले दो सिक्योरिटी, पीले रंग का। और दूसरा ये ट्रायंगल होती है। अब इन दोनों का मकसद क्या है गाड़ी में रखने का? इसका मकसद ये होता है कि कहीं आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी हो गई है खराब, अब आपने गाड़ी से निकलना है। आप लोगों को दूर से, आपने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, मिसाल के तौर पर काले रंग के कपड़े, हल्का हल्का अंधेरा हो गया, अब आप लोगों को बहुत मुश्किल से नजर आएंगे या नजर ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये पीले रंग की जैकेट होती है कि ये दूर से चमकती है जब इस पर रोशनी पड़ती है। तो दूर से जो गाड़ी आ रही है वो आराम से देख लेंगे कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है या जा रहा है, तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि ये गाड़ी में रखनी है, आपने इसको पहन के निकलना है, तो आप अकेले तो नहीं होंगे गाड़ी में। हो सकता है जब आप गाड़ी से निकले तो आपके साथ चार बंदे और भी थे, यानी आप पांच बंदे हैं टोटल। तो कोशिश करें कि गाड़ी में पांच ही जैकेटें रखें। ये बहुत फायदे की होती है, बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। बंदा नुकसान से बहुत बच जाता है। दूसरी चीज हमने देखी कि वो है ट्रायंगल, ये जो इसके हाथ में है औरत के। अब ये ट्रायंगल का क्या मकसद है? जहां पे आपकी गाड़ी खराब हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो अब आपने गाड़ी के पीछे जाके 30 मीटर के फासले पर ये ट्रायंगल रखनी है, गाड़ी के साथ नहीं। इस ट्रायंगल का मकसद ये है कि दूसरी गाड़ियां दूर से जब आएंगी, तो आप तो हो सकता है साइड पे हो जाएं झाड़ियों में, लेकिन उनको तो नहीं ना नजर आएगा कि आगे कोई खतरा है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है या कुछ है, मोड़ है आगे फर्ज करें, तो वो मोड़ रही है, उसको एकदम आपकी खराब गाड़ी नजर आ जाए सामने, तो वो तो नहीं बच सकेंगे। लिहाजा आपका काम है कम से कम 30 मीटर पहले जाके आपने गाड़ी के ये ट्रायंगल रखनी है जिस साइड पर आप जा रहे थे। अब इस ट्रायंगल को जो रखना है आपने जाके, तो ये आम सड़कों पे रखना है। ये ध्यान में रखें। जब ऑटो रूट का चैप्टर आएगा मैं फिर बता दूंगा, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ आपको कि ये ट्रायंगल आम सड़कों पे रखी जाती है। ये ऑटो रूट पर नहीं रखनी आपने। ऑटो रूट पर क्यों नहीं रखनी जाके? इसमें दो नुकसान है ऑटो रूट पर रखने के। ऑटो रूट के ऊपर कैमियो जो बड़े बड़े होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एक तो ये हो गया। नंबर दो ये है कि उनका हवा का प्रेशर जो होता है वो इतना बन चुका होता है उनके वॉल्यूम की वजह से, वो पता ना कितने बड़े होते हैं। वो इस तरह करते हैं कि ये जो ही इसके पास से पहला कैमियो गुजरेगा, इसने ट्रायंगल ने जमीन पे गिर जाना है, तो इसको रखने का फायदा ही कोई नहीं, ये दूसरों को नजर ही नहीं आएगी। सबसे पहली चीज ये हो गया नुकसान, कि इसका फायदा ही कोई नहीं। दूसरा ये है कि आपने जब निकलना है गाड़ी में से, इसको रखने जाना है आपने दूर, तो आप चूंकि गाड़ी में थे, आप गाड़ी वाले थे, गाड़ी से निकलते ही अब आप पैदल हो गए हैं। जब बंदा पैदल बन जाता है, तो इन्होंने कैलकुलेशन की थी कि जो बंदा ऑटो रूट के ऊपर पैदल जा रहा होता है, उसकी जिंदगी ऑटो रूट के ऊपर सिर्फ 20 मिनट होती है। 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना कोई आपको टक्कर मार देगा। 20 मिनट के बाद तो समझें कि इनके पास है ही नहीं कोई कैलकुलेशन ना, कि कोई बंदा बचे। या तो कोई टक्कर मार देगा आके आपको, या ये है कि ये जो बड़ा कैमियन गुजर रहा है आपके पास से, इसने हवा का एक प्रेशर बनाना है, और इतना वो तेज प्रेशर होता है कि वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा। जिस तरह बंदा सांस लेता है ना, तो हल्के फुल्के जरात तो अंदर ही चले जाते हैं हमारे, तो इस तरीके से उनका इतना हवा का प्रेशर बन जाता है, तो वो बंदे को खींच लेंगे अपनी तरफ, और आप गए।
इसीलिए जब ऑटो रोड पर गाड़ी खराब हो तो कभी भी आपने मेन सड़क के ऊपर वेट नहीं करना। चाहे ऑटो रोड हो, चाहे नेशनल सड़क हो, जिसके ऊपर तेज गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, आपका काम है फटाफट आपने जो रेलिंग बनी हुई है ना, उसकी दूसरी साइड पर जाके खड़े हो जाना। आप अब कहेंगे अच्छा जी हम दूसरी साइड पर चले गए, अब हमने इतला भी देनी है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है जिससे इतला दूं मैं। तो आपने ऐसे करना है कि रेलिंग की दूसरी साइड पर ही चलते जाना दूर तक। जहां भी आपको फोन मिलेगा, वो जो पीले रंग का फोन लगा होता है, तो आपने वहां से फोन करके अपनी मदद मंगवानी है। तो ये आपने इसकी एहतियातों को देखना। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जिसे कहते हैं कौन टेक्निक। अब गाड़ी का गाफिलती देख लिया हमने, इंश्योरेंस को देख लिया। हाँ, इंश्योरेंस में मैं आपको एक बात और बता दूं। पहले होता था कि इंश्योरेंस जब आप करवाते थे, आपको एक सब्ज रंग का कार्ड मिलता होता था, जो आपने गाड़ी में रखना होता था, और आपने स्क्रीन के ऊपर उसको लगाना होता था, विनियत को। सब्ज रंग की विनियत होती, जिस तरह ये नीले रंग की है ना आपके सामने स्क्रीन पर, इस तरह की एक सब्ज रंग की होती थी, जिस पर गाड़ी का नंबर और इंश्योरेंस की डेटें होती थी, वो लगाना होता था। अब 1 अप्रैल से ये खत्म हो गया। अब आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इन्होंने अब कंप्यूटर पर डाल दिया हुआ है। पुलिस वाले अगर आपको रोकेंगे तो उन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी इंश्योरेंस हुई या नहीं। वो गाड़ी का नंबर डालेंगे अपने मोबाइल में, और उनके कंप्यूटर में, सिस्टम में लिखा हुआ आ जाएगा कि ये गाड़ी इंश्योर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं इंश्योरेंस, तो फिर फटाफट वो गाड़ी ब्लॉक कर देंगे। आपको कहेंगे अब ये गाड़ी उठवानी पड़ेगी, क्योंकि अब गाड़ी चल नहीं सकती, इसकी इंश्योरेंस नहीं है। गाड़ी उठा के ले जाएंगे, आपको जुर्माना होगा, आप मुसीबत में पड़ेंगे। अब आगे ये कंट्रोल टेक्निक। ये कंट्रोल टेक्निक की विनियत है, ये लगी होती है स्क्रीन के ऊपर। अब ये जब स्क्रीन पे लग गई, इस पर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सबसे पहले तो डेट लिखी होती है, और ऊपर इसका नंबर लिखा होता है। अब जिस कंट्रोल टेक्निक वाले से आपने जाके कंट्रोल टेक्निक करवाया है, उसका नाम लिखा होता है, और उसकी दूसरी डिटेल्स लिखी होती है। अब कंट्रोल टेक्निक क्या चीज होती है? कंट्रोल टेक्निक ये है कि जब गाड़ी 4 साल पुरानी हो जाए, नई गाड़ी आपने खरीदी, 0 मीटर, 4 साल पुरानी हो गई है, अब आपने इसको वेरिफिकेशन करवानी है कि इसमें कोई खराबी तो नहीं, ये गाड़ी सिक्योर है सड़क के ऊपर चलने के लिए। ये ना हो कि वहां पर जाते जाते इसकी ब्रेकें नहीं चल रही, या इसकी लाइटें नहीं जल रही, तो आप एक्सीडेंट कर बैठे। इसमें काफी सारे पॉइंट होते हैं सिक्योरिटी के, जो उन्होंने चेक करने होते हैं। तो ये कंट्रोल टेक्निक हर नई गाड़ी का 4 साल के बाद होता है, और उसके बाद हर 2 साल के बाद, बल्कि हर 2 साल खत्म होने से पहले पहले आपने इसका कंट्रोल टेक्निक करवाना होता है। आमतौर पर इसकी कीमत 60, 70, 80 यूरो लेते हैं, और वहां पर आपने इसको करवाना होता है। अगर कंट्रोल टेक्निक पास नहीं हुआ, उसमें उन्होंने कोई खराबियां निकाल दी गाड़ी की, कि आपकी गाड़ी में ये खराबी है, आपको ये ठीक करवानी पड़ेगी गाड़ी, और आप इसको ठीक करवा के फिर दोबारा लेके जाएंगे उनके पास, ताकि वो इसको पास कर दें। बगैर कंट्रोल टेक्निक पास किए हुए आपको उतनी देर गाड़ी चला सकते हैं जो उन्होंने टाइम दिया है, कि आप इतनी देर के अंदर अंदर गाड़ी को ठीक करवा के ले आए और अपना सर्टिफिकेट ले जाएं। उसके बाद अगर आप गाड़ी चलाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आपको फिर जुर्माना होगा। आगे चलते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है, उसे कहते हैं पोंस्ता। अब तक तो आपने ये देखा है कि आपने गाड़ी चलाई, इंश्योरेंस करवा ली, गाड़ी चलती रही, कंट्रोल टेक्निक भी हो गया। लेकिन फर्ज करें एक एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट जब हुआ है, तो आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इतला भी देनी है कि मेरा ये एक्सीडेंट हो गया। अब कैसे इतला देंगे, और कैसे उसको ये बताएंगे कि एक्सीडेंट वाली जगह पर हुआ क्या है, कितने बंदे जख्मी हुए हैं, कोई हुआ भी है कि नहीं हुआ जख्मी, या किसकी गलती थी,
कितनी गाड़ियां उसमें लगी, और इस जो जो गाड़ी है उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो जो हुई है, ये सारा कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। इसको कहते हैं कॉन्स्टा। ठीक है जी, ये इसका नाम रखा हुआ का कॉन्स्टा। ये भरना होता है ताकि फटाफट इंश्योरेंस को इतला दी जाए, और अगर कोई बाद में मुकदमाबाजी होती है तो उससे बचा जा सके। अब ये जो कॉन्स्टा, इसमें मैंने जो आपको डिटेल्स बताई हैं ये तो लिखनी लिखनी है। ये ध्यान में रखें कि जो ही आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको रुकना पड़ेगा, और रुक के अपनी गाड़ी साइड पर करनी है। अगर आप नहीं रुकेंगे, गाड़ी लग गई, मैं फिर भी निकल जाऊं, इसका मतलब है कि आपने अब एक खास जुर्म कर दिया। उसको कहते हैं दिली दुफुत, यानी अपनी जुबान में इसे क्या कहेंगे, मौके से फरार हो गए, आप निकल गए मौके पर से, तो इसकी अलहदा सजा है। अब क्या है कि रुकना है आपने, अपनी जो आइडेंटिटी है वो आपने दूसरे को देनी है, जो जिसके साथ आपकी टक्कर हुई है। उस वक्त बंदे को पुरसकून रहना चाहिए, हालांकि गाड़ी लगी है, लेकिन अब क्या करेंगे, आप बेचैन हो गए, परेशान हो गए, कोई फायदा नहीं होगा। तो इजी हो के सारा काम जो करना है, और इस कौंसता को भरना है आपने, नाम लिखना है दूसरे बंदे का, अपना, उसका इंश्योरेंस का नंबर, किस इंश्योरेंस से उसकी इंश्योरेंस हुई है, उसका जो है परमी का नंबर, वो भी आपने उसमें लिखना। अब पहली साइड जो आपने भरनी है, इसके ऊपर आप देखें कि ये आपको तस्वीर भी एक नजर आ रही है नीचे साइड पे ना, ये सबसे नीचे होता है। लेफ्ट साइड पे आपने ये लिखना है कि ये गाड़ी जो है, ये तस्वीर बनी हुई है कि इसका आगे एक्सीडेंट हुआ है या पीछे हुआ है, साइडों पे हुआ है, वहां वहां आपने क्रॉस लगा लेना या निशान लगा लेना, यहाँ पे हुआ है। और फिर आपने ये दरमियान में एक छोटी सी जगह खाली बनी होती है, ये देखें, ये पुरानी पिछली तस्वीर पे मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ पे नीचे वाली साइड पर एक खाली जगह बनी हुई है, यहाँ पर आपने एक डायग्राम बनानी है और उसमें दिखाना है कि जैसे ये बना हुआ है कि ये नाम लिखना गली का, कि इस गली में आ रहे थे, इधर से इशारा लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, ये गाड़ी इधर से आ रही थी। फिर दूसरी डिटेल्स भी आपने देनी है कि वो गाड़ी रुकी हुई थी, मैंने पीछे से जाके मार दी, या मैं चल रहा था, वो पार्किंग से निकल रहा था, उसने मार दी, या वो ट्रैक बदल, सारी डिटेल्स आपने देनी है इसमें। अगर आप डिटेल्स नहीं देंगे, एग्जैक्ट डिटेल्स, हो सकता है गलती दूसरे बंदे की हो, और आपने चूंकि डिटेल्स नहीं लिखी उसकी, तो वो बंदा जो है वो आप पे डाल दे। तो ये आपने लिखना। फर्ज करें अब वो बंदा नहीं मान रहा, कहता मैंने नहीं इसको भरना इस तरीके से, ये मैं नहीं मानता। कहें ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी बस डिटेल्स ले लें, चाहे उसकी डिटेल्स, और ये खुद ही भर के ना, वो चाहे साइन ना करे, इसके नीचे साइन भी करने होते हैं, डेट भी डालनी होती है, टाइम भी लिखना होता है कि कितने बजे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कोई जख्मी हुआ है कि नहीं वगैरह हुआ है। अब आप ये उसकी डिटेल्स ले लें, और इसकी बैक साइड के ऊपर एक जगह बनी होती है, लाइनें लगी होती हैं, उस पर आप लिख लें कि इस वक्त ये हुआ, असल में ये वाकया है, और दूसरे बंदा जो है वो मान नहीं रहा, उसने मुझे अपनी डिटेल्स नहीं दी, तो आप इसको इंश्योरेंस को भेज दें। अब इंश्योरेंस में एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो बंदा भी अपनी इंश्योरेंस को बताएगा, आप भी अपनी इंश्योरेंस को बताएंगे। अब ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इन्होंने देख लेना होता है कि किस एंगल से गाड़ी लगी है जाके, इन्हें गलियों का भी पता होता है, ये गली वन वे थी या किधर पार्किंग थी। बंदा इसमें झूठ नहीं बोल सकता। आप कहें ठीक है जाओ, नहीं बताते तो ना बताओ, आप भिजवा दें, वो एक्सपर्ट जो है ना वो सारी चीजें जो वो खुद ही देख लेंगे कि भाई किस बंदे की गलती थी और क्या हुआ था। ठीक है जी। फिर आपकी गाड़ी में ये एक पार्किंग का जो होता है, ये जो पार्किंग होती है ना, मैरी वालों ने बनाई होती है, इसके लिए आपके लिए ये यहाँ पर स्टिकर होना चाहिए, विनियत से कहते हैं,
ये आपने लेके गाड़ी में रख लेनी है। मैरी ने जो पार्किंगें बनाई होती हैं, उसे जोन ब्लू कहते हैं। नीले रंग की आपने देखा होगा, जमीन पे लाइनें लगी होती हैं, हर जगह सफेद नहीं लगी होती। जहाँ पे नीली लगी होती हैं उसे जोन ब्लू कहते हैं। वहां पर आपने ये रख देना, डिस्क, इसे बोलते हैं डिस्क दो पार्किंग। आपने ये बता देना, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसनवर वेंसेंट, नीचे देख रहे हैं आप। तो ये तीर जो है इसका निशान इसकी तरफ आ रहा है, तो आपने बताना मैं इतने बजे यहाँ पे पहुंचा था। इजाजत होती है मसलन 2 घंटे या 3 घंटे आपने पार्किंग फ्री यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से गाड़ी हटानी होगी ताकि सारे बंदे इस पार्किंग से फायदा उठा सकें। अगर आप पार्किंग नहीं से नहीं हटाएंगे इतनी देर के बाद, तो फिर आपको प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, इंश्योरेंस के कॉन्स्टे में एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपने ये जो कॉन्स्टा किया, आपकी अगर इसमें गलती थी, इंश्योरेंस वालों ने देखा कि आपकी गलती निकली है, तो फिर हो सकता है कि आपकी इंश्योरेंस साल के बाद बढ़ा दी जाए। अब इसको कहते हैं प्रीम अश्योरेंस का, प्रीम d'assurance इसे बोलते हैं। या फिर ये होता है कि आपको वो कहें एक फ्रांचीज दो, यानी जुर्माना दे दो मौके पे, यानी 300 350, फिर आपका वो प्रीम हो सकता है ना बढ़ाएं। अब ये किस सूरत में होता है, मसलन सिर्फ आपकी इंश्योरेंस थी, आपने दे दी गाड़ी किसी अपने दोस्त को, उसने जाके मार दी, तो इस सूरत में भी आपको वो जुर्माना रखेंगे, 300 350 400 500, जितनी भी उनकी इंश्योरेंस में लिखा हुआ, वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये है कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपके एक्सीडेंट ना हो। जितने ज्यादा आप एक्सीडेंट करते जाएंगे उतना आपकी इंश्योरेंस बढ़ती जाएगी। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसने शराब पी हुई थी, उसने गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट कर दिया, अब उसकी इंश्योरेंस 150% बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस वालों को हक हासिल होता है कि वो आपके इंश्योरेंस 200% तक ले जाएं। और इंश्योरेंस वालों को ये भी हक हासिल होता है कि अगर आपने 3 एक्सीडेंट कर दिए हैं, उनको तो बहुत नुकसान हो रहा है, आप दे रहे हैं साल का 1,500 यूरो, और उनके आपने लगवा दिए हैं 5 7 लाख यूरो। अब वो कहेंगे भाई हम आपकी इंश्योरेंस कैंसिल कर रहे हैं, हम आपकी इंश्योरेंस जारी नहीं रख सकते। उनको ये हक हासिल होता है। फिर जब आपकी इंश्योरेंस एक दफा कैंसिल हो गई, दोबारा इंश्योरेंस ढूंढनी बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों के पास जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं पिछला रिकॉर्ड दो, तो पिछला रिकॉर्ड भी उनके पास आया होता है। आप उनको बताएंगे ये हुआ मेरे साथ, तो वो कहेंगे भी वो दूसरों ने कैंसिल कर दी, हमने भी नहीं करनी। मिल जाती है लेकिन बहुत मुश्किल से, और फिर उसकी इतनी ज्यादा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। लिहाजा ये आपने इसमें खास तौर पर ध्यान रखना कि गाड़ी एहतियात से चलाने का ये फायदा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें टाइम थोड़ा रह गया है, इसकी खत्म होने में। उसके फौरन बाद आप रहिएगा, मैं दोबारा आपको लिंक भिजवाऊंगा तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बता दें अगर आपका यहाँ तक कोई सवाल था, तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ, किसी का भी कोई सवाल हो। जी बताएं, जरा ऊंची बोलिएगा और नजदीक आके थोड़ा सा बोल रहे सर आमिर सुल्तान हूँ। तो जी। आपसे सवाल ये करना था। मैं ग्रीनी साउंड में रहता हूँ, तो ये लिंक के थ्रू मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं ऊपर, हम भी लिंक के थ्रू क्लासेस ले सकते हैं? जी आप बिल्कुल ले सकते हैं लिंक के जरिए क्लासेस, कोई मसला नहीं है आपको। आप बात कर लीजिएगा ऑफिस में जाने से पहले, तो आपको फिर व्हाट्सएप के जरिए ना लिंक सेंड कर दिया जाएगा। हर दफा जब होगी ट्रेनिंग, तो फिर आप घर में बैठ के अपने मोबाइल पर ले सकेंगे। ओके ओके। और मेरा अकाउंट जो है सीधे दूसरा क्या संग संग तक है, वही सारा कोर्स उसी में है, जी वीडियोस वही है उसी कोर्सेज। जी वही कोर्सेज हैं, उसमें तकरीबन 2,500 सवाल है, तो वो आपने उस पर काम करना है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी डल जाएगी, आप इसको दोबारा भी देख सकेंगे आपके अकाउंट में, अगर आपने कोई चीज़ नहीं समझ आई या जेहन से निकल गई।
और ओके। फिर ये है कि वैसे भी हम दूसरे लोगों को भी देंगे ताकि उनका भी चले भला